बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, महारानी बाईजुराज के, तीनों पूरे धाम के, समस्त सुंदर साथ के, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को फल फल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 69वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज हम सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम के घाटी के विषय में चर्चा करेंगे। उसके पश्चात फिर पुखराजी ताल ये प्रसंग के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कल के प्रसंग के साथ में ये विषय प्रसंगों को जोड़ना हो, तो हमारा प्रसंग चल रहा है पुखराज जी। तो पुखराज जी में 1000 भौम ऊपर चांदनी की शोभा वर्णन किया, जिसके किनार में 1000 हांस की महलातें और उससे भीतर बगीचा, और बगीचा के मध्य भाग में आकाशी महल। जैसे ये देखिए तो ये आकाशी महल हुआ। तो विशेष करके कल हमने ये आकाशी महल को वृत्ति के द्वारा फिर इसके चांदनी सब अध्ययन किया, और प्रसंग पहुंचा है कि ये आकाशी महल के चांदनी में जो जल प्रकट हुआ, वो जल भौम भौम उतरते उतरते पुखराज की चांदनी तक आए, और पुखराज की चांदनी के सारे बगीचों को सिंचन करके ये किनार के 1000 हांस की महलातों को भी सिंचन किया, और यहाँ पूर्व दिशा के दरवाजा के सामने में ये जल एकत्रित हुआ है। तो ये प्रसंग हमारा पहुँचा है, और इसी में देखेंगे तो जैसे हम पहले से ही वर्णन करते आ रहे हैं, ये पश्चिम दिशा के तरफ घाटी आकर के पुखराज के चांदनी में मिले हैं। फिर ये उत्तर दिशा के तरफ घाटी आकर के पुखराज के चांदनी से मिले हैं, और ये पूर्व तरफ देखें तो पुखराज के चांदनी के साथ में ये ताल महल अथवा ये ऊपर चांदनी तक आते समय 20 भौम नीचे से ये चांदनी तक जवेर का महल के नाम से वर्णन किया है। तो ऐसे सीधा सीधा जल के हिसाब से प्रसंग अगर आगे बढ़ना हो तो ये पुखराज का पूरा वर्णन हुआ, आकाशी महल का भी पूरा वर्णन हुआ। अब जल यहाँ से आगे तालाब के तरफ जाते हैं तो पुखराजी ताल, और उसके साथ में सनमंद ताल महल जवेर का महल का रहता है, उस तरफ जाना है। परंतु ये पश्चिम उत्तर की घाटी जो है, ये घाटी के संदर्भ में पहले हमने तरहटी चबूतरा जो लेक्चर के माध्यम से वर्णन किया। फिर घाटी के विषय में वो छज्जा बढ़ने का जब प्रसंग आया था, तो उस समय में ये घाटी के विषय में थोड़ा कुछ वर्णन हुआ, वो भी सिर्फ छज्जा बढ़ने के प्रसंग में ही। तो ये दोनों घाटी का
विस्तार वर्णन नहीं हुआ है। इसीलिए अब ये आकाशीय महल का वर्णन पूरा होकर के ये जल पूर्व के दरवाजा तक पहुंचा है, आगे ताल के तरफ जाना है, तो पहले ये घाटी का वर्णन करके फिर उसके बाद वो ताल के तरफ का वर्णन और वहां से आगे वर्णन करते हैं। तो इसके आधार पर अब हम उत्तर पश्चिम की घाटी का वर्णन करेंगे। तो लोकेशन सब पता है, और वैसे घाटी के विषय में भी बहुत सारी बातें तो पहले ही वर्णन हो चुका है, फिर भी अब उसमें जो भी बाकी बातें हैं उसको थोड़ा कुछ चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, फिर वृत्ति के शब्द के द्वारा उसको अध्ययन करेंगे। तो आइए, जैसे कि घाटी के संदर्भ में हम पहले से ही चर्चा करते आ रहे हैं, ये पश्चिम की घाटी जैसा है, उत्तर का घाटी भी वैसा ही है, इसीलिए एक घाटी का वर्णन होने के बाद दूसरा घाटी भी वैसा ही होता है। तो जैसे ये घाटी का लंबाई 4 लाख कोस और चौड़ाई 400 कोस है, ये तो पहले से ही वर्णन किया। और पुखराज के गोल चबूतरा के साथ में ये घाटी का चबूतरा जुड़ा है, और इसके साथ में हमने यह भी कहा है कि ये पश्चिम के घाटी के पश्चिम से बंदिश का रोष शुरू होकर के ये पुखराज पर्वत को घेर करके फिर बंगला होते हुए वो आगे जाने का ये प्रसंग भी क्लियर है। अब यहाँ पश्चिम के घाटी के पश्चिम किनार जो जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा बंदिश के रोष से 100 कोस का चौड़ा ये भौम भर ऊंचा सीढ़ी गया है, ये भी पहले ही वर्णन हुआ। जैसे ही ऊपर पहुंचे, ये जो 400 कोस की चौड़ाई में से मध्य में 100 कोस में सीढ़ी है, और दाएं बाएं 100 कोस में महल है, और उससे भी दाएं बाएं 50-50 कोस में छज्जा है। तो शुरू में ये 4 लाख कोस की लंबाई में से 3,56,000 कोस तक ये महल आया है, 44,000 कोस का जगह खाली है। तो ये सीधा 5 भौम तक गए, उसके बाद छज्जा बढ़ते बढ़ते इस तरफ भी ये महल बढ़ने की बात, और 250 भौम ऊपर तक जाते समय ये 44,000 कोस की दूरी को पार करके पुखराज के पेड़ की तरफ से आया हुआ छज्जा भी इसके ऊपर मिल करके फिर 250 भौम ऊपर से सारे महल मिल करके जाने की बात पहले ही चर्चा किया है। और जैसे जैसे ये भौम ऊपर चढ़ते जाते हैं, ये हाँस कम होता जाता है, ये भी हमने पहले से ही वर्णन किया है। ठीक है, अब बाकी श्रेणी 1000 भौम ऊपर तक जाते हैं, क्योंकि पुखराज का ऊंचाई 1000 भौम का है, और ये घाटी यानी कि श्रेणी का ये लंबाई 4 लाख कोस मतलब 1000 पहल में ही है। अब 1000 पहल में से एक पहल और 1000 भौम में से एक भौम का वर्णन करते हैं। तो एक पहल जैसे है 1000 पहल वैसे ही है, एक भौम जैसा है 1000 भौम वैसा ही है। इसीलिए अब ये घाटी का वर्णन प्रसंग में एक पहल अथवा एक भौम का वर्णन किया है। समझ में आई बात? तो अब हम वो एक पहल अथवा एक भौम का वर्णन करेंगे। तो उसमें देखिए, ये मध्य में श्रेणी के विषय में जो बारीकी से वर्णन किया है, जैसे मान लीजिए ये यहां तक ये एक हाँस अथवा एक भौम मान लीजिए, ऐसे हाँस हाँस करके गया है। तो ये एक हाँस में ये श्रेणी के दाएं बाएं जो महल बना है, यहां पर जैसे यहां देखेंगे तो जैसे ही श्रेणी चढ़ करके ऊपर गए, शुरू में यहाँ 100 कोस का लंबा 50 कोस का चौड़ा, इधर भी 100 कोस का लंबा 50 कोस का चौड़ा देहुरी बने हैं, और उसके बीच में जो मेहराब आए हैं ये प्रवेश द्वार के तरह शोभायमान है। यहाँ तक भी पहले ही वर्णन हुआ। अब ये एक हाँस के अंदर यहाँ महल बने हैं, तो कितने महल है? ऐसे 1 2 3 4 5 6, एक हाँस में ये लंबाई की तरफ 6 महल बनते हैं, और इस तरफ भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 महल। अब दूसरे हाँस
उसमें भी 6 महल ही होते हैं। तीसरे हांस में भी 6 महल, दाएं बाएं के जो महल है, यही ऊपर ऊपर जितने भी भौम जाए, प्रत्येक भौम में एक हांस में ये 6 महल है। ठीक है। अब ये एक हांस अथवा एक भौम ऊपर जाते समय यहां पर श्रेणी की गिनती, कहने का अर्थ अगर खड़ा दृश्य से देखना हो तो जैसे ये मान लीजिए चबूतरा, तो ये पुखराज तो सीधा 1000 भौम तक गए, और यहां से जाते समय जैसे ये एक भौम हुआ, ठीक, और ये दूसरा भौम हुआ, इस तरह से जाता है। तो जैसे इधर से कहा ना, जितने भौम चढ़ते गए ये हांस घटता जाता है। क्यों? सीढ़ी ऐसे जाते हैं। तो जैसे यहां एक भौम देखें तो अब यहां से इस तरह से सीढ़ी जाता है, ठीक है, और ये महल तो सीधा 6 महल सीधा यहां से यहां तक में कहा। तो एक भौम अथवा एक हांस, ये ऊंचाई देखेंगे तो ये एक भौम, ये देखेंगे तो ये एक हांस, इतने एरिया का वर्णन करते हैं। तो बाकी सब में वही है। अब ये एक भौम अथवा एक हांस का वर्णन करने के लिए यहां श्रेणी के प्रसंग में पहले हमें 4 शब्द को याद करना पड़ेगा। जैसे रंग महल में जाने के लिए चांदनी चौक से सीढ़ी लगे थे, तो वहां सीढ़ी के साथ में चांदा, तो सीढ़ी और चांदा, 5 सीढ़ी 1 चांदा, 5 सीढ़ी 1 चांदा करके 100 सीढ़ी 20 चांदा आए थे ना। तो यहां पर सीढ़ी के साथ में चांदा तो है, लेकिन चांदा भी अलग अलग प्रकार के चांदा है। इसीलिए ये घाटी के सीढ़ी वर्णन करने के लिए पहले हम वो शब्द परिचय लेंगे। तो एक शब्द है सीढ़ी, यहां पर सीढ़ी आते हैं, तो इसीलिए एक शब्द याद करने पड़ेगा, सीढ़ी। दूसरा शब्द है जो हम पहले से जानते हैं, चांदा। सीढ़ी और चांदा तो है ही। और यहां पर तीसरे शब्द याद करना पड़ेगा, चांदा तो चांदा, एक कोशी चांदा नाम से वर्णन होता है। क्या कहा? एक कोशी चांदा, ये आता है। और चौथा आता है 200 कोशी चांदा, ये चांदा का नाम है, ठीक है, 200 कोशी चांदा। तो इसका मतलब सीढ़ी 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 चांदा, फिर सीढ़ी 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 चांदा करते करते अब कितने चांदा पूरा होने के बाद एक कोशी चांदा आता है, वो हम हिसाब करेंगे। लेकिन अभी खाली शब्द को 4 शब्द ध्यान दीजिए, सीढ़ी, चांदा, एक कोशी चांदा और 200 कोशी चांदा, ये है सीढ़ी के प्रसंग में आने वाले शब्द। अब हमें यह देखना है, एक हांस अथवा एक भौम की बात कर रहे हैं, तो अब यह देखना है कितने बार सीढ़ी आने के बाद एक बार चांदा आता है, ये हिसाब करना है। तो इस हिसाब से देखें तो मैं बता ही देता हूं, ये सीढ़ी सीढ़ी करके सीढ़ी जब 100 बार आता है ना, 100 सीढ़ी इजिकल टू एक बार चांदा आता है। सीढ़ी 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 करते करते 100 बार सीढ़ी आया तो एक बार चांदा आता है, तो 100 सीढ़ी बराबर एक चांदा, ये चांदा हुआ। फिर एक कोशी चांदा करके भी बताया है। तो अब ये एक कोशी चांदा कब आता है, ध्यान से देखिए। हाँ, 100 सीढ़ी आने के बाद एक बार चांदा आया, फिर से 100 सीढ़ी दूसरी चांदा, 100 सीढ़ी तीसरी चांदा, 100 सीढ़ी चौथी चांदा, 100 सीढ़ी पांचवी चांदा, 100 सीढ़ी छठी चांदा, 100 सीढ़ी सातवीं चांदा करते करते ये चांदा जब 50 बार आता है ना, 50 बार ये चांदा आने के पश्चात एक बार एक कोशी चांदा आता है। समझ में आई बात? सीढ़ी सीढ़ी चांदा, सीढ़ी सीढ़ी चांदा, सीढ़ी सीढ़ी चांदा, सीढ़ी सीढ़ी चांदा करते
50 बार जब ये चांदा आता है तो एक बार एक कोशी चांदा। इसीलिए अब यहीं पर मैं लिख देता हूं 50 चांदा बराबर एक कोशी चांदा, एक कोशी चांदा। 50 चांदा बराबर एक कोशी चांदा कहने का अर्थ 50 चांदा के बाद एक बार एक कोशी चांदा आता है, ये बताया। वहां आप फिर नोट करते समय जैसे के तैसे नोट करेंगे तो बाद में समझने में मुश्किल पड़ेगा। अभी मैं बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं, तो इसको आप भाषा में नोट करते समय 50 चांदा के बाद एक बार एक कोशी चांदा, ये भाषा रहता है। उसके बाद फिर वही क्रम है, सीढ़ी सीढ़ी चांदा, सीढ़ी सीढ़ी चांदा, सीढ़ी सीढ़ी चांदा, सीढ़ी सीढ़ी चांदा करके फिर 50 बार ये चांदा पहुंचता है ना, दूसरी बार एक कोशी चांदा आता है। फिर सीढ़ी सीढ़ी चांदा, सीढ़ी सीढ़ी चांदा, सीढ़ी सीढ़ी चांदा करते करते फिर से 50 बार ये चांदा पहुंचता है, तो ये तीसरी बार एक कोशी चांदा आता है। इस तरह से करते करते जब 200 बार एक कोशी चांदा आता है, ये एक कोशी चांदा 200 बार आता है, तो एक बार ये 200 कोशी चांदा आता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अब देखिए, ये 3 नंबर को इधर कर दिया, 200 एक कोशी चांदा बराबर एक 200 कोशी चांदा, 200 कोशी चांदा। कहने का अर्थ क्या हुआ? 200 बार एक कोशी चांदा आते समय एक बार 200 कोशी चांदा आता है। अब इसी हिसाब से सीढ़ी कितने बार आए होंगे, चांदा कितने बार आए होंगे, वो सूत्र के द्वारा आपको विस्तार करना होगा। तो जैसे एक बार ये 200 कोशी चांदा आया तो एक हांस अथवा एक भोम पूरा हुआ। ये है एक हांस अथवा एक भोम में सीढ़ी चांदा, एक कोशी चांदा और 200 कोशी चांदा की संख्या। समझ में आई बात? तो इस क्रम से समझना होगा। तो एक भोम में जैसे है 1000 भोम में ऐसा ही है, एक पहल में जैसा है 1000 पहल में ऐसा ही है। तो इसके आधार पर अब वृत्ति के शब्द को समझना होगा। तो मैं यहां की बात कर रहा हूं, तो जैसे देखिए एक हांस एक भोम का वर्णन करना था। इसका मतलब यहां से क्या होता है? सीढ़ी 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 सीढ़ी, कितने बार सीढ़ी पहुंचने पर एक बार चांदा? 100 बार सीढ़ी पहुंचने पर एक बार चांदा। तो ये चांदा थोड़ा छोटा होता है, मतलब थोड़ा छोटा इस अर्थ में कि एक कोशी चांदा 200 कोशी चांदा है ना, 200 कोशी चांदा बड़ा है और एक कोशी चांदा उससे थोड़ा छोटा है, और चांदा इससे और थोड़ा छोटा है, और सीढ़ी तो छोटा छोटा है। तो सीढ़ी सीढ़ी करते चांदा आया, फिर सीढ़ी 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 करते चांदा आया। तो 50 बार ये चांदा आने के बाद एक बार एक कोशी चांदा, जैसे थोड़ा बड़ा है ये, फिर सीढ़ी सीढ़ी चांदा, सीढ़ी सीढ़ी चांदा, सीढ़ी सीढ़ी चांदा करते करते 50 बार आया तो दूसरी बार करते करते ऐसे 200 बार एक कोशी चांदा आते समय एक 200 कोशी चांदा आता है। अंतिम में ये लंबा होता है, इतना हुआ तो एक हांस अथवा एक भोम पूरा होगा। ये दृश्य है। तो बाकी 1000 हांस 1000 भोम की शोभा इसी तरह से देखना है। अब दूसरी बात, ये एक हांस में 6 महल आया है ना, ये महल सीधा एक भोम ऊपर जाता है, तो सीढ़ी तो यहां अंदर से गया और महल सीधा एक एक भोम के हिसाब से उठने से ये महल अपने ही सीढ़ी जैसे शोभा दिखाई देते हैं। अब ये महल के ऊपर क्या होता है? ये महल के ऊपर देहुरियां बनते हैं। तो एक महल में एक देहुरी, इसीलिए यहाँ किनार में देखेंगे तो इसमें भी देहुरी, इसमें भी देहुरी, ये पूरा हार कतार में ऊपर ऊपर जाते हुए शोभा दिखाई देता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट यहां से समझ लीजिए, और शब्दावली और हिसाब क्रम यहां बताया हूं। अब इसको हम पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे, उसके बाद फिर वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। अब ये नक्शा देखिए, ये पश्चिम उत्तर की घाटी है, पेज नंबर 71 का नक्शा है।
ये देखिए, ये चौड़ाई 400 कोश का है, ये लंबाई, ये एक हांस का नक्शा दिखाया है। जैसे कहा एक हांस जैसे 1000 हांस, ठीक है, तो ये एक हांस का नक्शा है। तो देखिए, जमीन से भोंबर ऊपर सीढ़ी गए, ये 100 कोश का चौड़ाई में ही है, और ऊपर गए दोनों तरफ देहुरी। अब ये एक हांस में महल देखिए तो 1 2 3 4 5 6 महल है, और इस तरफ भी 1 2 3 4 5 6 महल है, और ये महल के अंदर भी मंदिर बना करके दिखाया है, ठीक है। ये हुआ महल मंदिर। अब इसके ऊपर कलश ध्वजा पताकाएं बनते हैं, जो दूसरे खड़ा दृश्य से हम देखेंगे। तो यहाँ ये सीढ़ी का क्रम देखिए, तो ये मध्य में सीढ़ी है, तो ये मध्य के सीढ़ी एक हांस अथवा एक भौम जाते समय जो सीढ़ी चांदा, 1 कोशी चांदा और 200 कोशी चांदा का क्रम शब्द के द्वारा बोर्ड में हिसाब अथवा नक्शा के द्वारा जो बताया, ये यहाँ की बात है। तो समग्र में ये घाटी के एक हांस अथवा एक भौम की बात है। अब इसी को हम खड़ा दृश्य के द्वारा देखेंगे। तो ये देखिए, ये घाटी अथवा श्रेणी का ही खड़ा दृश्य है। देखिए, ये बंदिश के रोज की जमीन से भोंबर ऊंचा ये सीढ़ी गया है, और जैसे ही ऊपर पहुंचे तो ये 400 कोश की चौड़ी ये घाटी का चबूतरा, जिसमें मध्य में ये सीढ़ी का भाग है। दाएं बाएं ये देहुरी देखिए, ये देहुरी, और यहां से जैसे भीतर देखिए तो यहाँ बीच से सीढ़ी जा रहा है, ये सीढ़ी चांदा होते हुए ये एक हांस यहाँ तक है, ठीक है, या एक भौम अथवा एक हांस यहाँ तक है। तो इसमें देखिए महल 1 2 3 4 5 6, तो एक हांस में ये 6 महल है। तो ऊपर 6 महल के ऊपर 1 2 3 4 5 6 देखिए, तो एक भौम में ये 6 देहुरी, इधर भी 6 देहुरी दिखाई दे रहा है। और जैसे दूसरे भौम में गए तो दूसरे भौम में जाते समय ये वाला हांस छूट गया ना यहाँ, तो दूसरे भौम में देखिए ये तो है ही, यहाँ ऊपर गया, तो इसमें भी फिर 1 2 3 4 5 6 महल है, उधर भी 6 महल, और ये बीच से सीढ़ी जा रहा है, और इसके भी दाएं बाएं 50-50 कोस की चौड़ी छज्जा है। तो इसी क्रम से 1000 भौम अथवा 1000 हांस पूरा होते समय ये पुखराज के चांदनी में जाकर के मिलते हैं। अब ये सीढ़ी पुखराज के चांदनी में जाकर के कैसे मिलते हैं, फिर दूसरे नक्शा के द्वारा देखेंगे। अब ये देखिए पुखराज का खड़ा, ये नक्शा हमने पहले भी देखा है। अब देखिए, ये सीढ़ी भौम भौम होते हुए 1000 भौम जाते समय ये पुखराज की चांदनी तक जाकर के मिले हैं। ये पश्चिम की घाटी है, उत्तर के घाटी से भी ऐसे ही होता है। अब ये नक्शा देख ही रहे थे, तो ये देखिए ये पुखराज का चांदनी है 1000 भौम में, यहाँ तक तो पहले भी वर्णन किया था। तो इससे पहले हमने जो आकाशी महल का वर्णन किया ना, तो ये पुखराज की चांदनी के मध्य भाग में ये आकाशी महल है, जो ऊपर 1000 भौम तक गए हैं। और ये मध्य का जल स्तून देखिए तो ये 1000 भौम ऊपर जा करके फिर चांदनी को सिंचन करके 1000 भौम नीचे उतर करके, कल का क्लास में हमने ये जल को पूर्व दिशा के दरवाजे के सामने में एकत्रित किया है ना, ये आकाशी महल और ये वाली बात है। तो ये नक्शा अब पहले आकाशी महल के प्रसंग में नहीं दिखाया था, इसीलिए ये घाटी का प्रसंग में ही दिखा दिया हूं, ठीक है। अब ये घाटी का प्रसंग पूरा होने के बाद ये पुखराज के चांदनी के पूर्व किनार में एकत्रित जल यहाँ से ताल के तरफ जाने का वर्णन होगा। तो ये ताल भी यहीं से दिखाई दे रहा है। तो ये आगे आने वाला वर्णन है, ये तो यहाँ सामने में नक्शा आते समय दिखाया हो, परंतु अभी मूल प्रसंग हमारा चल रहा है। ये घाटी 1000 भौम ऊपर जाकर के पुखराज के चांदनी से मिले हैं। तो यहां से इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से नक्शा के माध्यम से भी हमने ये घाटी के शोभा को देखा। यहाँ ये जो सीढ़ी चांदा, 1 कोशी चांदा और 200 कोशी चांदा, ये नाम क्रम जो है, इसमें भी देखिए ये चांदा जो है, ये चांदा का भी नाम मंदिरी चांदा है। खास ये मंदिरी शब्द पहले छूट गया था, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि ये मंदिरी चांदा है। मंदिरी चांदा मतलब ये सीढ़ी मंदिरी चांदा, तो ये मंदिरी चांदा हुआ, तो यहाँ पर भी मंदिरी चांदा ही होता है। फिर 1 कोशी चांदा, 200 कोशी चांदा, कहने का अर्थ 100 सीढ़ी बराबर 1 मंदिरी चांदा, ऐसे 50 मंदिरी चांदा बराबर 1 कोशी चांदा, ऐसे 200 1 कोशी चांदा बराबर 1 200 कोशी चांदा। तो इस क्रम से आता है। तो यहाँ बाकी सारी बात तो पहले ही हुआ है, परंतु ये चांदा में मंदिरी चांदा, ये मंदिरी शब्द छूट गया था तो वो भी बता रहा हूं। तो अब हम ये शोभा जो भी वर्णन किया, इसको वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे।
अब वृत्ति के शब्द के द्वारा देखें तो वृत्ति में पेज नंबर 143 में पश्चिम उत्तर की घाटी है। और यहाँ नक्शा में देखेंगे तो जैसे अभी हमने जो नक्शा देखा पेज नंबर 71 और 72 में ये घाटी की शोभा है। तो अब देखिए वृत्ति के शब्द को। पश्चिम उत्तर की घाटी पुखराज के गोल चबूतरे से लगकर पश्चिम दिशा में घाटी का चबूतरा जुड़ा हुआ है। घाटी के चबूतरे की लंबाई 4 लाख कोस और चौड़ाई 400 कोस है। जब जमीन से भौम भर ऊंचा चबूतरा है तो अंदर जमीन के बराबर में तरहट्टी है। यह तरहट्टी विभिन्न प्रकार के बगीचों और फुलवारियों तथा बीच बीच में नहरों, चहबच्चों तथा फुहारों की अकथनीय शोभा सुंदरता से विभूषित है। तो ये घाटी के लिए अलग ही तरहट्टी का वर्णन पहले नहीं आया था, फिर भी तरहट्टी के एक शोभा हमने वर्णन किया था, तो इसी के आधार पर तब तरहट्टी की बात बताए थे। आगे देखिए, तरहट्टी से एक भौम की ऊंचाई पर स्थित चबूतरे की छोर मतलब किनार पर जमीन से भौम भर की सीढ़ी चढ़कर आने पर बड़ी मेहराब के दोनों ओर 2 चबूतरे दिखाई देते हैं, जिसकी लंबाई 100 कोस और चौड़ाई 50 कोस है। इन उभय चबूतरों के मध्य में 100 कोस चौड़ी तथा भौम भर ऊंची एक बृहत मेहराब है। तो चबूतरा में भी थंब से मेहराब होने से वो देहुरी की सी शोभा दिखाई देता है, जो हमने नक्शा से भी देखा। तो यहाँ पर जो चबूतरा शब्द प्रयोग किया है वो देहुरी करके वर्णन किया है, और नक्शा में भी देहुरी की शोभा बताया है, वही बात है। और उसके बीच के जो बृहत मेहराब प्रवेश द्वार की तरह हुआ, जो घाटी में प्रविष्ट होने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में है। घाटी के चबूतरे की चौड़ाई के 400 कोस में से बीच के भाग की 100 कोस की चौड़ाई घाटी की सीढ़ियों ने ली है। सीढ़ी के दोनों तरफ 100 कोस की चौड़ाई में घाटी की महलातें हैं। इन महलातों के दाएं बाएं बाहरी किनार में 50-50 कोस का चौड़ा छज्जा है, जिसकी बाहरी किनार पर कमर भर का कठड़ा सीढ़ी के साथ ऊपरा ऊपर चला गया है। पुनः 100 कोस की चौड़ाई में जो घाटी की महलातें आई है, उन महलातों की प्रत्येक भौम में ऊपरा ऊपर गुमटियों के साथ साथ ध्वजाओं तथा पताकों की कतार घाटी की सीढ़ी के 6 लाख कोस के चढ़ाव तक चली गई है। चढ़ाव मतलब देखिए, ये ऊंचाई है 4 लाख कोस यानी कि 1000 भौम, और ये घाटी की ये लंबाई ये भी 4 लाख कोस 1000 पहल में है। तो यहां से यहां की जो ऐसे जो चढ़ाव होते हैं ना, ये 6 लाख कोस का होता है। तो ये वाली बात है, ठीक है, चढ़ाव तक चली गई है। इस सीढ़ी के 4 लाख कोस की ऊंचाई में कुल 1000 हांसे हैं। उसमें से एक हांस का वर्णन निम्न प्रकार है। तो अब 1000 हांस में से एक हांस अथवा 1000 भौम में से एक भौम का वर्णन अब यहां बताए। घाटी के चबूतरे के 400 कोस की चौड़ाई में से 100 कोस की चौड़ाई में 100 सीढ़ी 20 चांदे क्रम से भौम भौम पर मंदिरी चांदे होते चले गए हैं। इस क्रम से देखा जाए तो मंदिरी चांदों के बाद एक कोशी चांदा आएगा तथा एक कोशी चांदों के पश्चात 200 कोशी चांदा आएगा, तब एक हांस पूरी होगी। तो समग्र में ये सीढ़ी, मंदिरी चांदा, एक कोशी चांदा और 200 कोशी चांदा आने पर एक हांस पूरी होगी करके ओवरऑल वर्णन किया। अब कितने सीढ़ी, कितने मंदिरी चांदा, कितने एक कोशी चांदा और कितने 200 कोशी चांदा में एक हांस पूरा होता है, इसी का डिटेल वर्णन अब आगे कर रहे हैं। वस्तुतः 100 सीढ़ी एक मंदिरी चांदा, 100 सीढ़ी एक मंदिरी चांदा, कहने का मतलब 100 सीढ़ी आने पर एक मंदिरी चांदा आता है। तो इस क्रम से 100 सीढ़ी एक मंदिरी चांदा, 100 सीढ़ी एक मंदिरी चांदा, इस तरह क्रमशः
50 बार मंदिरी चांदे आने पर एक बार एक कोशी चांदा आएगा। पुनः 5000 सीढ़ी तथा 50 मंदिरी चांदा और एक कोशी चांदा क्रमशः 200 बार आने पर एक बार 200 कोशी चांदा आएगा। जब एक बार 200 कोशी चांदा आएगा तब एक हांस पूरी हुई। एक हांस में कुल 10 लाख सीढ़ियां, वो भी सारा हिसाब करके बताए हैं। 10 लाख सीढ़ियां, 10,000 मंदिरी चांदे, 200 एक कोशी चांदे और एक 200 कोशी चांदा आएगा। तो इतना हुआ तो एक भूम अथवा एक हांस पूरा हुआ। आगे, एक हांस में सीढ़ी के दोनों ओर 6-6 गुमटियों की कतारें हैं। गुमटियों पर सुवर्णमय कलश, कलशों पर ध्वजाएं, पताकाएं एवं बेरखे फहरा एवं धमक रहे हैं। ऐसी ऐसी हांसें घाटी के 1000 हैं। उत्तर पश्चिम की घाटी की सीढ़ियां 4 लाख कोस ऊंची पुखराज की चांदनी के उत्तर पश्चिम के बृहद दरवाजे के साथ लगी हुई है। तो सीढ़ी कहा तो नीचे चौपाई देखिए। चरनी दोए बड़ी कही, जो बड़े गुर्ज दरमियान आइया जिमे से ऊपर लग, क्या करसी जुआ बयान। चरनी मतलब सीढ़ी, दोए मतलब उत्तर और पश्चिम की घाटी, दोनों सीढ़ी बड़ी कहे, ये बहुत बड़ा विशाल है। बड़े गुर्ज दरमियान, बड़े बड़े जो 2 गुर्ज 400 कोस के जो एक हांस के दोनों तरफ किनार में लगे हुए 2 गुर्ज के बीच में ये 400 कोस की चौड़ी सीढ़ी गए हैं। आइया जिमे से ऊपर लगा, नीचे जमीन से 1000 भूम ऊपर तक ये सीढ़ी अथवा घाटी आया है। क्या कर से जुआ बयान, इसको जुआन से शब्दों में कैसे वर्णन करे। तो यहीं पर अर्थ है, देखिए, ये दोनों उत्तर पश्चिम की सीढ़ियां बड़ी कहलाती है, जो नीचे भूमि से लेकर ऊपरा ऊपर चढ़ती हुई पुखराज की चांदनी के दोनों गुर्जों तक चली जाती है। इसकी शोभा सुंदरता का वर्णन अवर्णनीय तथा सामर्थ्यातीत है। तो ऊपर से देखिए फिर, घाटी की इन सीढ़ियों की ऊंचाई 4 लाख कोस और चढ़ाव 6 लाख कोस है। इनकी 1000 भौमें हैं तथा 1000 हांसें हैं, परंतु पुखराजी हिसाब से। तो पुखराजी हिसाब से कहा। अब पुखराजी हिसाब करके नीचे क्या बताया है, पुखराज का नाप तौल बृहत कोश के हिसाब में आता है तथा कोश के हिसाब से 12,500 कोश बराबर बृहत कोश का 100 कोश होता है। अतः एक बृहत कोश में 125 कोश होते हैं। रंगमहल के एरिया में जो कोश वर्णन किया, तो हौज कौशर शुरू होते समय ये कोश और मंदिर का हिसाब परिवर्तन हुआ था और उसी हिसाब से पुखराज का हिसाब किया था ना, उसको यहां आकर के खुलासा किया। इस प्रकार से बृहत कोश का विस्तार समझना चाहिए। ऊपर से देखिए फिर, ये सभी नाप तौल बृहत कोश के हिसाब में आते हैं। तो इस तरह से ये उत्तर पश्चिम की घाटी वाला प्रसंग भी पूरा हुआ। अब शुरू हुआ वृत्ति में देखिए पुखराजी ताल करके। तो ये पुखराजी ताल प्रसंग फिर कहां से आया। अब ये घाटी का वर्णन से पहले ही आकाशी महल से 1000 भौम नीचे जल उतर करके पुखराज के चांदनी में जल परिभ्रमण करके पूर्व दिशा के दरवाजा के सामने में ये जल एकत्रित हुआ था। उसके बाद ये घाटी का वर्णन बाकी था, तो घाटी का वर्णन इस तरह से पूरा हुआ। अब आगे वो जल किस तरह से तालाब से होते हुए आगे गए हैं, तो ये प्रसंग वर्णन करना है। और वैसे भी ये पुखराज वाला मूल जो 1000 हांस का गोल चबूतरा के ऊपर की शोभा वर्णन हुआ। अब बंगला के ऊपर जो ताल महल, उससे भी ऊपर जो जवेर का महल, ये प्रसंग वर्णन होगा। तो इस तरफ जानने के लिए अब ये पुखराजी ताल करके प्रसंग शुरू हुआ है। ठीक है, तो अब ये घाटी के प्रसंग में थोड़ा कुछ जो भी पॉइंट जो नोट किया है, इसको आप नोट करिए। इसके पश्चात फिर हम चलते हैं पुखराजी ताल वाला प्रसंग में।
अब आइए, अब हम प्रसंग प्रारंभ करते हैं। जैसे कि वृत्ति में अब आ रहा है पुखराजी ताल करके, तो उसके साथ में संबंधित प्रासंगिक विषय पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे, उसके साथ फिर वो वृत्ति के शब्द के द्वारा बाद में अध्ययन करेंगे। तो अब तक जो हमने शोभा वर्णन किया, पुखराज की चांदनी का संपूर्ण शोभा वर्णन हुआ और चांदनी के मध्य से आकाशी महल, ये सारा वर्णन होकर के आकाशी महल के द्वारा फिर पानी उतरते उतरते पुखराज के चांदनी की पूर्व दिशा के दरवाजा तक एकत्रित हुआ है। अथवा इसको देखें तो ये पुखराज की चांदनी है, इसके मध्य भाग में ये आकाशी महल हुआ, ठीक है, और चारों तरफ बगीचा है और यहाँ किनार में 1000 हांस की महल आते हैं, ये सब तो आप जानते ही है। और पूर्व दिशा में यहाँ 2 गुर्जे के बीच में दरवाजा, उत्तर दिशा में भी 2 गुर्जे के बीच में दरवाजा, पश्चिम दिशा में भी 2 गुर्जे के बीच में दरवाजा, दक्षिण दिशा में भी 2 गुर्जे के बीच में दरवाजा, ये सब भी पहले वर्णन हुआ है। तो जस्ट आज हमने इससे पहले ये उत्तर पश्चिम का घाटी का वर्णन किया, तो ये 400 कोस के हांस 2 गुर्जे के बीच में घाटी आकर के यहां पर मिले, ये भी पूरा हुआ। अब यहां चांदनी में पूरा जल परिभ्रमण करके पूर्व दिशा के दरवाजा के यहां सामने में जल पहुंचा है, यहां तक हम पहले पहुंचे थे। अब आगे प्रसंग आ रहा है पुखराजी ताल। तो पुखराजी ताल के विषय में इससे पहले हमने जो वर्णन किया उस हिसाब से देखें तो ये पुखराज के चांदनी के साथ में लग करके बंगला के ऊपर बना हुआ ये जो ताल महल अथवा उसके ऊपर जो 20 भौम तक आया हुआ जवेर की महल, ये पुखराज के 1000 भौम के चांदनी तक में ये भी 1000 भौम तक आया है। लेकिन इसके मध्य भाग में जो ताल आया है, ये ताल 1000 में से 20 भौम नीचे है। इसका अर्थ क्या है? ये बंगला के ऊपर के ये ताल महल की बात है, तो चारों तरफ तो महल है, मध्य में ये ताल है। जैसे यहां पर दिखा दो तो ये ताल, जो ताल नीचे से 980 भौम तक आया, मतलब ये पुखराज के चांदनी के बराबर से जाए तो यहां से यहां जा सकते हैं, और ये किनार में पहुंचने पर 20 भौम नीचे यहां पर ताल है, ठीक है। अब इसी को हम खड़ा नक्शा के द्वारा थोड़ा सा देख लें। वैसे तो खड़ा दृश्य पहले से ही थोड़ा कुछ चर्चा किया है और पॉट के नक्शा के द्वारा भी वर्णन किया है, फिर भी यहाँ थोड़ा सा एक कंसेप्ट को और बिठाने के लिए मैं बता दूं। तो जैसे कि मान लीजिए अब मैं यहाँ नीचे से ये सारा बारीकी से वर्णन नहीं करता हूं, सीधा ये मान लीजिए ये पुखराज की चांदनी है और ये है बंगला के ऊपर आया हुआ। मान लीजिए अब यहाँ कहूँ तो ये पुखराजी ताल है, ये ताल इस तरह से होकर के गए, तो यहाँ नीचे देखेंगे तो ये बंगला का चबूतरा के ऊपर के 5 भौम की बंगला है। ये सारा वर्णन हमने पहले किया है, ठीक है। तो अब इस तरह से ये नीचे से ही देखिए, वैसे यहाँ पर अब छज्जा बढ़ करके ऐसे होकर के जाने की बात पहले से है, और इसके ऊपर ये आकाशी महल है। तो अभी मूल प्रसंग हमारा ये है कि पुखराज के पूर्व दरवाजे के सामने तक जल पहुंचा है। अब ये जल यहां पुखराजी ताल में जाता है। तो अब इसमें देखिए पुखराजी ताल ये बंगला की छठी चांदनी से ऊपरा ऊपर 980 भौम तक गए हैं। ये पुखराजी ताल के चारों तरफ जो महल गए हैं ये 980 भौम तक, तो ये 980 भौम तक गए हुए महल को ताल महल कहते हैं, ताल महल, ठीक है। अब ये ताल महल 980 भौम तक गया,
यहां से ऊपर मतलब ये 980 भौम से भी ऊपर महल तो गए हैं 20 भौम तक, लेकिन उस महल को जवीर का महल कहते हैं। ठीक है, अब एक बार ऐसा करिए, ये पुखराज की चांदनी है, मैं शब्द से जिस तरह से बोल रहा हूं उस हिसाब से दिल दिमाग में नक्शा बनाइए। ये पुखराज की चांदनी है, थोड़ी देर के लिए इसको 20 भौम नीचे ही रखिए। इसको मतलब ये ताल सहित ये ताल महल जो है ना, ये पूरा एरिया को 20 भौम नीचे ही रखिए। आप सिर्फ यहां तक आ सकते हैं। ठीक, ये 20 भौम नीचे है, मतलब यहां खड़ा दृश्य से देखेंगे तो ऐसा, यहां पुखराज की चांदनी तक आए, यहां से सीधा 20 भौम नीचे तक है ना, तो ये ताल हुआ और ताल के साथ में आया हुआ ताल महल हुआ। ठीक, अब ये 980 भौम ऊपर की ये जगह है। अब उसके पश्चात ये मध्य का ताल तो यहीं पर रहा, और बाहर की जो जगह है ना, बाहर की जगह मतलब इसको अगर नीचे बंगला के चबूतरा के लोकेशन से देखें तो ये मध्य का ताल का एरिया वो बंगला और चेवच आया था ना 33,333 कोस की लंबाई चौड़ाई के एरिया में, मध्य तीसरे हिस्सा में, उसके ऊपर ये ताल है, क्योंकि ये ताल 34,000 कोस की लंबाई चौड़ाई में है। उससे बाहर नीचे बंगला के चबूतरा में देखे तो 5 पेड़ 4 फिलपाई 5 पेड़ आया था ना, 14 हारे 33,333 कोस की जगह में, उसके ऊपर का जगह ये है चारों तरफ। तो 980 भौम तक यहां पूरा महल आया, ताल के साथ में आने से उस महल को ताल महल कहा। अब उसके पश्चात जैसे कि कहा 980 भौम में एक बार इसको चांदनी करके ही समझ लीजिए समझने के लिए। अब यहां से ऊपर जो 20 भौम तक जाते हैं वो महल की शोभा थोड़ा सा परिवर्तन होकर के जाते हैं। अब ये 20 भौम ऊपर की शोभा में यहां वर्णन कर रहा हूं। ठीक है, इसके लिए नीचे चबूतरा से ही एक नमूना पकड़ना पड़ेगा। तो ये जो ताल महल के चारों तरफ, अब एक तरफ से मैं वर्णन करता हूं, चारों तरफ वैसा ही होता है। तो देखिए इसके मध्य भाग में महल उठते हैं ऐसे। ठीक है, तो चलो यहां अब एक बार के लिए मैं चारों तरफ घुमा करके ही महल बना करके दिखा देता हूं आपको। ऐसे इस तरह से। अब देखिए तो ये बाहर का हिस्सा था, चारों तरफ से देखिए ये 3 खंड में विभाजन हुआ, 1 2 3। ठीक है, अब ये 3 खंड नीचे बंगला के चबूतरा के ऊपर से देखेंगे तो ऐसा ही 3 खंड हुआ था। 33,333 कोस की जगह में 11,111 कोस में 5 हार पेड़, 11,111 कोस में 4 हार फिलपाई, 11,111 कोस में 5 हार पेड़ था ना, नीचे बंगला के चबूतरा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक उसी के सीधा ऊपर ये 980 भौम के बाद ये ताल के बाहरी हिस्सा को 3 हिस्सा करके ये मध्य के हिस्सा में महल है। मध्य का हिस्सा मतलब नीचे चबूतरा से देखेंगे तो 4 फिलपाई के ऊपर ये महल है, चारों तरफ घूम करके आया है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इधर भी महल समझ के रखिए, बाद में ये चेंज होगा। तो ऐसे चारों तरफ महल आया है। ठीक, अब ये महल के बाहर और भीतर दोनों तरफ वृक्ष ही आया है। जैसे नीचे चबूतरा में भी फिलपाई के दोनों तरफ वृक्ष आया था ना, तो यहां पर भी ये 980 भौम के ऊपर अब ये महल 20 भौम ऊपर जाते हैं। तो ये महल का नाम है जवेर का महल, जवेर का महल। तो अब मैं यहां से ये नक्शा बता दूं तो यहां की बात है। देखिए ये एक तरफ की चौड़ाई, मतलब यहां से देखेंगे तो ये चौड़ाई खड़ा दृश्य में तो ऐसा होता है ना, इसको किया बीच में
महल, ऐसे ऊपर ऊपर कितने वोम गए? 20 वोम। और यही महल इधर से घूम करके आए तो यहां बीच में महल 20 वोम तक गए, चारों तरफ घूम करके आया है। ये तो अर्ध नक्शा दिखाया है ना, इसीलिए ताल दिखाई देता है। अब ये महल के बाहर और भीतर दोनों तरफ, मतलब ये बाहर और भीतर दोनों तरफ वृक्ष है। ठीक है, अब यहां पर वृक्ष लगाइए। नीचे जिस तरह से 5 हार वृक्ष आया था, तो ऐसे यहां वृक्ष की पूरा हार, बाहर और भीतर किनार में भी पूरा ये वृक्ष का हार आया है। ये भी 20 वोम ऊपर तक ही जाता है। इसीलिए अब यहां क्या हुआ, इस तरफ भी वृक्ष 20 वोम, ये भीतरी तरफ भी वृक्ष 20 वोम, और इधर वही घूम करके आया तो इधर भी वृक्ष 20 वोम, इधर भी वृक्ष 20 वोम। तो इस तरह से ये पुखराज के 1000 हाथ के चांदनी के बराबर तक में ये भी गया। मतलब मध्य में महल, दाएं बाएं वृक्ष होकर के ये ऊपर 20 वोम तक गए। तो नीचे का यहां नाम लिख दिया, देखिए ये ताल महल, और ये वहां पर नाम लिख दिया हो जवेर का महल। मतलब जवेर का महल के साथ में आया हुआ ताल महल। ताल जहां पर पूरा हुआ उसके ऊपर आया हुआ 20 वोम का जवेर का महल। जवेर के महल के भीतर बाहर दोनों तरफ वृक्ष की शोभा है। यहां तक ठीक है। अब पहले ये खड़ा नक्शा में कहा था कि पुखराज के चांदनी के ये पूर्व किनार तक आ सकते हैं। यहां से देखेंगे तो 20 वोम नीचे तक ये ताल और ताल महल आया है करके, 20 वोम अभी खाली छोड़ दीजिए करके कहा था ना। अब 20 वोम तक ये वृक्ष और महल को उठाया। ठीक है, तो अब हम कहां तक आ सकते हैं? ये पुखराज के चांदनी के साथ में जुड़ करके ये जवेर के महल के 20 वोम की ये चांदनी, मतलब नीचे से देखेंगे तो 1000 वोम की चांदनी यहां तक आ सकते हैं, यहां किनार तक। मतलब यहां से देखेंगे तो यहां के किनार तक। अब यहां खड़े होकर के देखते समय, मतलब यहां खड़े होकर के देखते समय ताल कितने नीचे है? 20 वोम नीचे ताल है, पुखराजी ताल। ओ ठीक, अब ये 20 वोम नीचे ताल में यहां पुखराज के पूर्व दरवाजे के सामने में एकत्रित किया हुआ जल था ना, वो जल को उतारना है। तो अब पहले इसको दिल दिमाग में बिठाइए। ठीक है, अब ये पुखराज के पूर्व दरवाजे के सामने में आया हुआ जल यहां तक किस तरह से जाते हैं, उस शोभा को हम वर्णन करेंगे। अब आइए, एक बार तो ये सारा शोभा वृक्ष, महल और वृक्ष 20 वोम तक जाकर के पुखराज की चांदनी के साथ में मिला है, और इससे नीचे 20 वोम में ताल है। ये कहने के लिए मैंने ये चारों तरफ महल बना करके दिखाया हूं। लेकिन अब खास शोभा कैसे होते हैं? ये पुखराज के पूर्व दिशा के दरवाजा के दोनों तरफ जो गुर्ज है, तो ये 2 गुर्ज के बीच से इसके सीधा में, ये देखिए इसके सीधा में यहां पर महल नहीं आते हैं, तो इसीलिए यहां पर ये महल को हटा दिया। नीचे 20 वोम से यहां ये 400 कोस की चौड़ाई में, और ये पूरा लंबाई एरिया, यहां महल नहीं है। तो इसमें क्या होता है? अब इसमें दहलान का वर्णन होता है। दहलान जानते हैं ना, थंब 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 जब लगते हैं तो वो दहलान होता है। अब ये 400 कोस की चौड़ाई में दहलान की शोभा, ये हम वर्णन करेंगे। तो ये 20 वोम नीचे से ही यहां पर दहलान होने के लिए, अब इसका क्रम देखिए, यहां थंब 8 थंब लगते हैं ऐसे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 थंब लगा 400 कोस की चौड़ाई में। कहां से? पुखराज की चांदनी की पूर्व दरवाजा के साथ में ही लग करके, बिल्कुल यहां जुड़ करके 8 थंब। ऐसे 8 थंब के ये एक हार, ठीक है, ये दूसरी हार, ठीक, ये तीसरी हार, चौथी हार, पांचवी हार,
छठी हार, सातवीं हार, 8 हार। अब यहाँ नक्शा में भले क्लियर ना हुआ हो, मेरे शब्द के द्वारा समझना पड़ेगा। यहाँ 8 हारे थंब है और ये लंबाई की तरफ देखेंगे तो 14 थंब होते हैं। वो लंबाई की तरफ इतना बारीकी से देखने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, लेकिन चौड़ाई की तरफ 8 थंब को समझना होगा। ठीक है। अब ये 8 थंब के बीच में कितने संधि हुए? 7 संधि हुए। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा खुलासा करके ही दिखा दूं तो यहां पर थोड़ा जगह बना करके दिखाता हूं मैं कि जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 थंब हुआ ना, तो ऐसे थंब का हार ऐसे जा रहा है इस तरह से। ये देखिए, तो अब ये 8 थंब के बीच में 7 संधि, 7 दहलान इस तरह से हुआ। यहां की बात है। अब पूर्व दिशा के दरवाजा के सामने तक हमने पहले ही जल आया हुआ वर्णन किया था। अब ये जल 2 भाग में विभाजन होता है। देखिए यहां 2 भाग में विभाजन होता है। उसमें से आधा जल, ध्यान से सुनिए, आधा जल ये पूर्व दिशा के दरवाजा का सामने है। यहां से जिस तरह से ये बगीचा को सिंचन किया, यहां से नीचे के भूम में उतर करके सारे महल को, फिर प्रत्येक भूम 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 उतरते 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 750 भूम तक जल उतरा। आधा जल की बात कर रहा हूं मैं, उतरा। उसके बाद उसमें से कुछ अंश जल ये पश्चिम की घाटी की तरफ जाता है, कुछ अंश जल उत्तर के घाटी की तरफ जाता है, क्योंकि उत्तर के घाटी पश्चिम की घाटी की तरफ भी महल है, उसके अंदर भी बगीचे हैं। और कुछ अंश जल ये 5 पेड़ के तरफ जाते हैं और उसमें से मूल जो जल है वो यहां पर देखिए, ये 250 भूम ऊपर आए हैं तो यहां तक, यानी कि ये ताल के तरफ से छज्जा बढ़ करके आया हुआ ये जगह है ना, यहां तक आते हैं। उसके बाद मूल पानी ये ताल के तरफ से होकर के ये छज्जा के द्वारा यहां बंगला के चांदनी में पहुंचते हैं। ठीक है, बंगला के चांदनी में। उसके पश्चात ये बंगला के सारे बगीचों को सिंचन करते हुए, बंगला के 5 भूम के बगीचों को सिंचन करते हुए नीचे बंगला के चबूतरा में उतरते हैं। उसके पश्चात पहले हमने ये पुखराज का चबूतरा और बंगला का चबूतरा का वर्णन करते समय दोनों चबूतरा के बीच में है एक कुंड का वर्णन किया था, याद है? वहां एक तालाब था। बंगला के चबूतरा से वो तालाब में जल उतरता है और इस तालाब के द्वारा वो बंगला के तरफ गया हुआ नहर, जो पुखराज के पूर्व दिशा के तरफ के पेड़ से बंगला की तरफ गया हुआ नहर था ना, जो बंगला के ताल में जाकर के मिला था, उसी नहर के साथ में मिल करके ये जल बंगला के तरहट्टी के ताल में पहुंचता है। आधा पानी के हिसाब ये हुआ। ठीक है, तो आधा पानी अभी पुखराज के चांदनी के पूर्व दरवाजा में ही है। अब वो पानी क्या हुआ? वो आधा पानी ये पूर्व दरवाजा के साथ में लग करके आया हुआ ये 8 हार थंब जो है, ये दहलान, ये दहलान, अब ध्यान दीजिए, यहां ये दहलान तो भोम भोम पढ़ते पढ़ते ये महल और बन के चांदनी के बराबर, यानी कि 1000 भोम तक ये आए हैं। तो इसी दहलान के बीच में जैसे 8 थंब के बीच में 7 संधियां हैं, उसमें से 4 संधि के द्वारा 4 नहरों के रूप में जल आगे बहता है। देखिए, ये एक दूसरे को छोड़ करके, ये 2 इसको छोड़ करके, ये 3 इसको छोड़ करके, ये 4। देखिए तो 7 दहलान के बीच से 4 नहरें निकले। अब 1 2 3 ये तीनों में बैठक है। अब इसमें देखिए तो ये बीच का बैठक में बैठिए, दाएं बाएं दोनों तरफ की नहर देख सकते हैं। इसमें बैठे दाएं बाएं के नहर देख सकते हैं, इसमें बैठे दाएं बाएं के नहर देख सकते हैं। इस तरह से ये 4 नहर के द्वारा होकर के जल आगे बहती है और ये जल जा करके, मतलब यहां की बात है ना,
एक नहर, दो नहर, तीन नहर, चार नहर होकर के यहां तक पहुंचे। अब यहां से 20 भौम नीचे झरना के रूप में जल ताल में उतरता है। समझ में आई बात? खड़ा दृश्य से देखेंगे तो यहां देखिए, पूर्व दरवाजा के सामने के दहलान के द्वारा 7 दहलानों में से 4 नहर के द्वारा होकर के जल यहां आकर के झरना के रूप में 20 भौम नीचे उतर करके ताल में जल उतरता है। यह है आधा जल की बात। तो पूरा 980 भौम वाले ताल ये जल के कारण अब भर गया। ठीक है, अब उसमें भी एक बात बता के रख देता हूं, क्योंकि बाद में ऐसे वर्णन आते समय आपको चिंतन करने में सहज होगा। मूल रूप में ये जल तो सीधा जाकर के ताल में तो उतरा है, लेकिन उसमें एक पॉइंट ऐसा भी वर्णन आता है, उसमें से कुछ अंश जो जल है ये दहलान तो नीचे से आया है ना, तो ये 7 नहर के द्वारा जैसे ये जल यहां तक पहुंचा, फिर भी बोल रहा हूं मूल जल तो सीधा ताल में उतरा, उसमें से कुछ अंश जल यहां से नीचे उतर करके इसके नीचे भी दहलान है, तो चारों नहर के द्वारा इस तरफ आते हैं, फिर वहां से नीचे उतर करके वो चारों नहर के द्वारा उस तरफ जाते हैं, फिर उससे भी नीचे उतर करके चारों नहर के द्वारा इस तरफ आते हैं। तो प्रत्येक भौम में वो बीच में 4 नहरें आना जाना चलता है। ये भी शोभा वर्णन होता है। कुछ अंश पानी मूल तो यहां से सीधा नीचे ताल में गया ही है, और इस तरह से जाते जाते जब ये 20 भौम के इन दहलानों के बीच के 4 नहरों को सिंचन किया अथवा पानी परिभ्रमण किया, तो फिर नीचे से जाकर के वो जल मूल रूप में ताल में ही मिलते हैं। ये भी वर्णन आता है। ठीक है, तो इस तरह से अब मैं ये प्रसंगों को समावेश कर रहा हूं। प्रसंग पुखराजी ताल वृत्ति से शुरू हो रहा है। उसके लिए अब ये पुखराज की चांदनी की पूर्व दिशा में जो बंगला के ऊपर बना हुआ ये पुखराजी ताल है। पुखराज के साथ में आया हुआ महल को ताल महल करके कहा, जिसके लिए यहां पर भी खड़ा दृश्य के द्वारा दिखाया है। ठीक है, और ये ताल के साथ में 980 भौम तक आया। उसके ऊपर जो महल आया है 20 भौम तक, बीच में महल, दाएं बाएं वृक्ष, 20 भौम तक गए ऊपर। और पुखराज की चांदनी और इसकी चांदनी 1000 भौम में बराबर हुआ। अब यहां पुखराज की पूर्व दिशा के दरवाजा के सामने में 400 कोष की चौड़ाई में ये 8 हारे थंब होकर के 7 दहलान हुआ, और ये 7 दहलानों में से बीच में 4 दहलान के द्वारा 4 नहरें होकर के 20 भौम नीचे जल उतरा है। और एक पॉइंट, जिस तरह से ये दहलान का पश्चिम किनारा हुआ ना, इसमें ये 2 गुर्ज है, ये तो पुखराज के तरफ का है। ठीक है, अब बंगला के चबूतरा का वर्णन करते समय ही प्रत्येक 400 कोष के हाथ के संधि में गुर्ज आएगी नहीं, इस हिसाब से देखेंगे तो यहां गुर्ज के साथ में गुर्ज जुड़ा है। ध्यान दीजिए हाँ ये बात को भी। इस तरफ का गुर्ज पुखराज के गुर्ज है, इस तरफ का गुर्ज बंगला का गुर्ज है। नीचे से गुर्ज के साथ में गुर्ज का मिलन हुआ है। ठीक, ये 2 गुर्ज के बीच से ये नहरें आगे गए और इस तरफ किनार में पहुंचे तो यहां पर भी गुर्ज है। क्यों? ये ताल से ये 20 भौम तक महल हुआ है, तो ये 400 कोष की चौड़ाई है, तो यहां पर भी तो गुर्ज है ना। दोनों गुर्ज के बीच से शुरू होकर के, दोनों गुर्ज के बीच से ही होकर के 4 झरना के रूप में 20 भौम में ये जल उतरते हैं। और जब ताल में जल पहुंचा तो जिसे पुखराजी ताल करके कहा। ठीक है, तो ये पुखराजी ताल के साथ में ही ताल महल, जबेर की महल, ये सारी बातें हुई। और ये ताल का नीचे फाउंडेशन अगर देखें तो उसके लिए तो पहले ही हमने वो छज्जा बढ़ने का प्रसंग वर्णन करते समय ही बंगला की चबूतरा के ऊपर 5 भौम का बंगला उठा करके और किनार में 5 पेड़, 4 फिलपाई 5 पेड़ उठा करके सबका चांदनी एक बनाया, और उसके मध्य भाग में 12,000 कोष का लंबा चौड़ा कुंड है। और ये कुंड से फिर छज्जा फैलते फैलते ये ताल खुलते खुलते
250 भौम ऊपर तक जाते समय चारों तरफ ये 11-11 हजार कोस में खुला। तो 250 भौम ऊपर जाते समय ये ताल 34,000 कोस का लंबा चौड़ा हुआ और यही ऊपर 1000 में से 20 भौम कम तक गए हैं। ये वाली बात हुई, ठीक है। अब एक पॉइंट अभी बता के रख देता हूं। अब ये 980 भौम तक ताल है और यहां से तो निरंतर जल जा ही रहा है, तो यहां से जल कहां जाता है, ताल से जल कहां जाता है? तो इसके लिए अब ये ताल के पश्चिम तरफ जिस तरह से ये दहलान के बीच में 4 नहर रूप होकर के जल आकर के 20 भौम नीचे उतरा है, अब यही पुखराजी ताल के 980 भौम के ही लेवल से पूर्व की तरफ ये जिस तरह से इधर 2 गुर्जा है, इधर भी 2 गुर्जा के बीच में अब यहां पर भी ये महल नहीं रहता है। पहले तो एक बार उसको कंसेप्ट बिठाने के लिए यहां महल बनाया था, यहां पर भी महल नहीं रहता है। ये अपना पूरा एरिया तक यहां भी 8 थंब के बीच में दहलान होकर के जिस तरह से इधर से 4 नहरें होकर के जल आया था, इसी तरह से यहां से 4 नहर होकर के जल आगे जाता है और आगे जाकर के फिर ये बंगला के साथ में जुड़ करके पूर्व में क्या है, अदबीज का कुंड है। तो अदबीज के कुंड में जल उतरते हैं, लेकिन अदबीज के कुंड का प्रसंग हमने बस तरहट्टी और चौतरा का ही वर्णन किया है। उसके बाद तो हम इधर सज्जा बढ़ने के प्रसंग, फिर महल खड़ा करने के प्रसंग की तरफ लगे और अद्विज कुंड का वर्णन बाकी है। इसीलिए अभी ये जल को ये ताल में ही स्टोर करके रखेंगे, फिर भी आपके दिमाग में अब यहां से जल कहां जाता है करके ये एक जिज्ञासा हो सकता है। तो इसीलिए इतना बता के रखा हूं, ये जल बाद में अद्विज कुंड की तरफ जाने का वर्णन आता है, परंतु अभी के लिए जो वर्णन हुआ इतने शोभा को दिल दिमाग में बिठाइए। कहने का अर्थ यहां से देखेंगे तो जैसे ये ताल 980 भौम ऊपर की बात है और यहीं से दहलान के द्वारा जल ऐसे आगे निकलते हैं, तो यहां से जल पास हो रहा है, यहां से आ रहा है, तो ये 980 भौम में ही ताल का जल बना रहता है। ये है, तो यहां से छोटा रूप में ही भले से ही खड़ा दृश्य का थोड़ा नमूना बताया हूं। ये तो पहले भी बहुत बार बताया है, खड़ा दृश्य से भी देखा है, इसीलिए इस तरह से बताया हूं। और पुखराज की चांदनी के साथ में ये बंगला के ऊपर की ताल महल और जबेर के महल की चांदनी और ताल की शोभा वर्णन किया। तो इसको अब हम पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे तो और समझने में हेल्पलाइन मिलेगा, सहज होगा। तो अब हम देखेंगे पॉट के नक्शा से। अब ये नक्शा देखिए 74 पेज नंबर का नक्शा है। तो इसमें देखिए ये बंगला के ऊपर की शोभा है, तो यहां पुखराज जी इस तरफ आकर के मिले हैं। तो ये देखिए मध्य हिस्सा में पुखराजी ताल है, ठीक है। तो ये पुखराजी ताल बंगला के चांदनी के ऊपर से 980 भौम तक आया है और उसके साथ में चारों तरफ ये महल आया है, वो महल ताल महल है, परंतु वो 980 भौम से ऊपर की शोभा यहां पर दिखाया है। तो उसमें देखिए 980 भौम के बाद ये ताल तो वहीं पर रह गया। उसके बाद बाहर की हिस्सा जो है उसको 3 हिस्सा में विभाजन किया। देखिए 1 2 3, उसमें से मध्य में महल है और दाएं बाएं वृक्ष है। तो जैसे बंगला के चबूतरा के हिसाब से याद करिए तो बंगला के चबूतरा के बाहरी हिस्सा में 5 पेड़ 4 फिलपाई 5 पेड़ था, तो उसी के ऊपर ये 980 भौम के बाद ऊपर 20 भौम तक ऐसे 5 पेड़ और ये महल फिर 5 पेड़, ये शोभा है, ठीक है। ये ऊपर 20 भौम तक जाते हैं, तो ये महल को जवेर का महल कहते हैं और यही जाकर के इसके पश्चिम में पुखराज जी के 1000 भौम के जो चांदनी है उसके साथ में मिलते हैं, ठीक। अब यहां देखिए ये पुखराज की पूर्व दिशा का दरवाजा यहां पर है, यहां समझना पड़ेगा, ठीक है। पूर्व दरवाजा के सामने में लग करके यहां थंब का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 थंब है। तो 8 थंब के बीच में ये 7 संधियां हुए, तो इसको दहलान कहा। तो ये पुखराज के चांदनी के पूर्व दिशा में जो जल एकत्रित हुआ था, तो ये जल में से आधा जल तो भौम भौम होते हुए नीचे उतरने के बाद वर्णन किया, आधा जल जो है अब देखिए 1 2 3 4 नहर होकर के यहां किनार तक गए
और यहां से 20 भोम नीचे उतर करके ये जल नीचे ताल में उतरता है। ठीक है, इधर के नहर के द्वारा ये ताल में उतरने की बात है। ये पुखराजी ताल है और ये पुखराजी ताल को चारों तरफ से घेर करके देखें तो वन, फिर जबेर का महल, फिर वन, ये 20 भोम ऊपर तक है। अब यहां से इस तरफ देखिए, जो अभी हमने कहा कि ये ताल से जल फिर अदबिज के कुंड की तरफ जाते हैं। अदबिज का कुंडा तो यहां से पूर्व तरफ जुड़ता है, तो ये अपने एरिया से देखेंगे तो ये पूर्व तरफ, यानी कि ये ताल से पूर्व तरफ भी 8 थम्बों के बीच में से ये 4 नहरें इस तरह से गए हैं और यहां से फिर अदबिज की कुंड की तरफ से भी दहलान उठ करके आता है और यहां से जल फिर अदबिज के कुंड में किस तरह से जाते हैं वो हम बाद में वर्णन करेंगे। लेकिन समग्र में ये पुखराजी ताल 980 भोम का और उससे ऊपर का ये जबेर का महल ये 20 भोम तक का और ये दहलान, इसके बीच से 4 नहरें होकर के जल उतरने की बात ये नक्शा के द्वारा हम समझ सकते हैं। अब इसी को फिर खड़ा दृश्य के द्वारा देखेंगे। अब ये देखिए, ये नक्शा वैसे हमने इससे पहले भी कई बार देखा है, लेकिन स्पेशली देखिए तो इसके लिए क्या कहा, पुखराजी ताल। और अभी हमारा प्रसंग चल रहा है पुखराजी ताल, तो ठीक है। वैसे तो ये गोल चौतरा से लेकर के बंगला का चौरस चबूतरा, फिर बंगला का 5 भोम, गोल चौतरा के ऊपर के चौरस चबूतरा, फिर ये घाटी की तरफ का महल करते करते ये पूरा खड़ा दृश्य अलग अलग पार्ट करके हमने पहले देखा है और समझा है। अब पुखराजी ताल के प्रसंग में देखेंगे तो ये बंगला के चौतरा के ऊपर बंगला 5 भोम में गया और बंगला के चांदनी से मध्य भाग में ये 12,000 कोस का लंबा चौड़ा एक कुंड बना और ये छज्जा चारों तरफ फैलने से 250 भोम ऊपर जाते समय 11,000 22,000 खुलने से ये ताल 34,000 का लंबा चौड़ा हुआ। अब ये पुखराज के महल अपने हिसाब से जा रहा है और ताल के चारों तरफ ये महल अपने हिसाब से जा रहा है, तो इसे ताल महल कहा। तो 980 भोम तक ताल के साथ में गया हुआ ताल महल है ये। ठीक है, अब उसके बाद फिर इससे ऊपर 20 भोम तक ये जबेर का महल गया, जो इससे पहले वाला नक्शा से भी देखा था हमने, वन महल और वन करके, जो पुखराज के चांदनी के साथ में जाकर के मिले। ठीक है, तो ये 1000 भोम के ऊपर की बात हुई। अब पुखराज के चांदनी के अपने एरिया देखेंगे तो यहां तक है, देखिए यहां तक ही है और पुखराज की पूर्व दिशा के दरवाजा यहां है और यहां से आगे ये दहलान से होकर के 4 नहरों के द्वारा जल जाने की बात जो वर्णन किया। यहाँ खड़ा दृश्य में तो ये सारा दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहां से पकड़ना ये है कि ये पूर्व दरवाजा से आगे 4 नहरें जाकर के अब देखिए यहां से 4 झरना के रूप में 20 भोम नीचे जल उतरता है, तो ये पुखराजी ताल हुआ। ठीक है, तो अब ये जल फिर यहां से देखिए, यहां पुखराजी ताल के पूर्व किनारे से 4 नहरों के द्वारा फिर आगे अदबिज के कुंड की तरफ जाते हुए यहां से भी दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये पुखराज जी, ये ताल महल, ये ताल, फिर ऊपर का जबेर का महल, ये सारी दृश्य यहां से समझना होगा। ठीक है, अब ये तो हुई आधा जल ताल में जाने की बात। और दूसरा हमने ये वर्णन किया है कि पुखराज के चांदनी से ही आधा जल ये प्रत्येक भोम भोम सिंचन करते हुए उतरने की बात है। तो उसके लिए देखिए, ये प्रत्येक भोम से उतरते उतरते सारे भोम के महलों के बगीचों को सिंचन करते हुए 750 भोम नीचे तक उतरे, तो यहां तक आए। उसके बाद कुछ अंश पानी घाटी की तरफ जाते हैं, कुछ अंश पानी ये 5 पेड़ की तरफ जाते हैं और मूल पानी जो है ये देखिए, ये ताल की तरफ से आया हुआ छज्जा है ना, इसके किनार के द्वारा होकर के भोम भोम नीचे उतरते उतरते 250 भोम उतर करके ये बंगला के चांदनी में पहुंचा और बंगला के चांदनी को पूरा सिंचन करके फिर यहां से नीचे 5 भोम तक उतरे और 5 भोम नीचे उतरने के बाद बंगला के चौतरा में पहुंचे ये जल। फिर बंगला के चौतरा में भी बगीचा है, वो बगीचा को सिंचन करके बंगला के पश्चिम तरफ ये जल एकत्रित हुआ और यहां से पुखराज जी के गोल चबूतरा और बंगला के चौरस चबूतरा के बीच में जो ये जल का कुंड है, तालाब है, यहां पर जल उतरते हैं। तो यहां से जल उतरता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये आधा पानी है। तो अब ये जल कुंड में उतरने के बाद पुखराज की तरहट्टी के खजानी के ताल के पूर्व पेड़ से पूर्व की तरफ नहर गए थे, जो नहर बंगला के तरहट्टी के मध्य के ताल में जाकर के मिले थे। तो वही नहर के जल के साथ में ये मध्य के आधा पेड़ का जल भी यहां आकर के फिर पूर्व में
ये बंगला के तरहट्टी के ताल में मिलते हैं और यहाँ से फिर आगे जा करके ये भी बाद में जमुना जी के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस तरह से ये आधा जल की बात हुई। ठीक है, तो ये सारी शोभा को इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। अब पुनः एक बार यही नक्शा को देखिए। तो अभी जो हमने वर्णन किया पुखराज के चांदनी के पूर्व दिशा में जल एकत्रित होने तक की बात पहले हुई थी। अब यहां से ये पुखराजी ताल हुआ, ताल के साथ में आया हुआ ताल महल और ताल के ऊपर आया हुआ ये जबेर का महल है। तो ये पुखराज के पूर्व दिशा के दरवाजा के सामने में 7 दहलानों के बीच में 4 नहरें होकर के ये जल 20 भूम नीचे उतरता हुआ ये दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये फिर पूर्व की तरफ ये नहर के द्वारा आगे जा रहा है। और जैसे कहा ये अदबीज के कुंड में जल उतरते हैं, तो ये बाद में अदबीज के कुंड का वर्णन करके ये जल उतरने का वर्णन करेंगे। अभी के लिए ये ताल में ही जल को एकत्रित करना होगा। और आधा पानी ये भोम भोम उतरते 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 यहाँ से फिर बंगला के चांदनी में पहुंच करके बंगला के चौतरा के द्वारा फिर ये कुंड में उतरने की बात हुई। तो ये समग्र में एक खड़ा दृश्य को हम इस तरह से क्रमशः समझ सकते हैं। तो इस तरह से पुखराज जी ताल के प्रसंग में आने वाले जो भी शोभा है और चांदनी के जो जल वो किस तरह से आगे विस्तार हुआ है, तो ये प्रसंग को हमने वर्णन किया। अब आज का तो समय पूरा हुआ, इसलिए आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे। तो आप इसको नोट करिए, चिंतन करिए और इसको दिल दिमाग में बिठाइए। तो कल हम यही प्रसंगों को वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात फिर जिस तरह से कहा ये पुखराजी ताल का जल आगे अदबीज के कुंड के तरफ गया है करके, तो अदबीज के कुंड के चबूतरा से ऊपर कैसे कैसे शोभा हुए हैं तो उसको वर्णन करके फिर वो ताल का जल अदबीज के कुंड में किस तरह से उतरते हैं ये सारे वर्णन क्रमशः करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।